hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel and welcome to another video, which is work energy theorem in the presence of variable forces. हमने पहले फाइंड किया वर्क एनर्जी का एक्सप्रेशन, फिर हमने फाइंड किया वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था वो हमने फाइंड किया. एंड देन अदर थर्ड टॉपिक विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस. वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं? वेरिएबल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं या फोर्स अप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज. अगर कोई एक चीज़ भी चेंज होगी सो भी हम कहेंगे इट्स अ वेरिएबल फोर्स. सो जिस तरह हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पहले फाइंड करके आए हैं एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, हियर वी आर गोइंग टू ड्राइव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस. बेसिकली हम देखना चाहते हैं क्या वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों के लिए सेम होगा या नहीं, या दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा. क्या वेरिएबल फोर्सेस के लिए डिफरेंट वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा या कांस्टेंट फोर्स के लिए डिफरेंट वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा. मुझे तो पता है कि वो क्या आएगा, बट लेट्स ड्राइव इट. हम चेक करते हैं कि क्या वेरिएबल फोर्सेस जो हैं उनके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम वही रहेगा जो कांस्टेंट फोर्सेस के लिए था. सो लेट्स चेक इट. सो इसके लिए अगेन हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. हमें पता है कि F जो है फोर्स, उसको अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है तो हम उसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं. ठीक, अब आप देख रहे होंगे ये x क्या है, ये x क्या है. ये x तो आप लोगों को पता होगा कि फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्स एक्सिस में फोर्स लगी. बट ये x क्या है? ये x जो है वो एक पोजिशन है. इस तरह लेट्स डिफाइन इट. देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है. जब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगती है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और वो कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन भी चेंज करता है. वो जो पोजीशन चेंज करता है वो उससे ये एक्स डिनोट कर रहा है कि पोजीशन. इट मीन्स कि ये एक ब्लॉक है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ठीक, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर किया, इट मीन्स इसने अपनी पोजीशन चेंज की, और जो इसने पोजीशन चेंज की वो पोजीशन चेंज ये डिनोट कर रहा है. और ये एक्स जो है वो क्या है? फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस होगी तो आप एफ वाई कर देंगे, अगर जेड एक्सिस होगी तो आप एफ जेड कर देंगे. इट्स डिपेंड ऑन यू, बट हियर वी आर डिस्कस द फोर्स विच इज़ अप्लाइंग ऑन एन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से वो फोर्स अप्लाई हो रही है. सो हमने वर्क जो है वर्क नेट, तो टोटल वर्क, उसका एक फॉर्मूला था जो कि था, फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन एक्स एफ लिमिट्स एक्स एफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स नेट एक्स डी एक्स, इसके इक्वल है वो. ठीक है, लेट्स हम ड्राइव करते हैं कि वर्क नेट जो है किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स आई एफ नेट टोटल फोर्सेस जो उस ब्लॉक पे हम लगा रहे हैं, जो अप्लाई हो रही हैं, एंड एक्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है वो, और डी एक्स जो है वो डी एक्स आपको पता है. सो इस इक्वेशन को ऐसे रहने देते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हम हमेशा जब भी वर्क को डिस्कस करें हर जगह हम न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करें. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. क्या फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, बट अगर हम फोर्स एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं तो हम इधर शो कर देते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स लग रही है. ठीक है, सो हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. वर्क नेट इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स आई, फोर्स किसके इक्वल आई है? एम ए एक्स एंड डी एक्स. ओके, इतना आप लोग को आई होप क्लियर होगा. सो अब हम फाइंड करेंगे एम ए. ये हमने बेसिकली फाइंड करनी है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है. सो आई कैन राइट एम ए इज इक्वल्स टू एम. अब देखिए ए एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है? बेसिकली हम पढ़ के आ चुके हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी. इट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन.
So here I can write dv over dt. ठीक, now using chain rule. chain rule क्या कहता है? by using chain rule. chain rule बेसिकली क्या कहता है कि dv over dt जो कि किसके इक्वल होते हैं? dv over dx over dt. बेसिकली चेन रूल क्या है? अब देखें, जब चेन रूल में अगर देखा जाए तो हम dx को कट भी कर दे तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने डिवीजन करने से कोई भी एक टर्म को. हमेशा एडजस्टमेंट जब भी करते हैं तो हम इस तरीके की कुछ कंडीशंस करते हैं इन मैथ्स. सो फिज़िक्स में भी हम करते हैं समटाइम्स. सो अगर मैं इस dx को कट कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इससे ये क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इजीली ड्राइव हो जाता है, हमें इजीली कोई ना कोई क्लू मिल जाता है उसको सॉल्व करने का. सो यहाँ पर देखा जाए एम ए जो है वो इसकी इक्वल आएगा ना, तो हमने पुट करना है एम. अब डी वी ओवर डी टी किसकी इक्वल आया? हमने यहाँ पर लिख देते हैं डी वी ओवर डी एक्स की, ठीक, एंड डी एक्स ओवर डी टी. अब आप देख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी एन अदर क्वान्टिटी विच इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो आई कैन राइट हियर एम इज इक्वल. सो जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वेरिएबल फोर्सेस हो या इनवेरिएबल फोर्सेस हो, बोथ के लिए सेम है. मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वर्क डन जितना करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, उसकी इनिशियल उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आएगा. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. के अगर वर्क डन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम पहले स्टार्ट करते हैं समझना. इस तरीके से फॉर एग्जांपल इट्स अ सरफेस, ठीक है, सरफेस है और इस पर एक ऑब्जेक्ट है. हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है. ठीक, ये ऑब्जेक्ट है बॉल. मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मास है. अब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. ठीक, इस डायरेक्शन इस इधर है तो ये अपवर्ड जब हम इसको थ्रो करेंगे तो ये हमारी बॉल यहाँ पर पहुँचेगी. हम इसको बॉल कह सकते हैं या मास. इट्स अवर मास. जब ये इनिशियल पॉइंट पे था, इट मीन जब हमने इसको थ्रो नहीं किया था, तब इसकी कोई ना कोई स्पीड थी और कोई ना कोई जो है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो ये मूव करने लगा था इनिशियल. सो जब ये इनिशियल स्टेट में था तो इसकी जो स्पीड थी वो थी वी नॉट और इस पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 mv², जो कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है? 1/mv². मैं यहाँ पे कि आई लिख सकती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी. लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, जब हमने इसको थ्रो किया, ये अपवर्ड गया, तो क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसने इस पर वर्क डन किया, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती गई. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती गई और वो किस में चेंज हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स में. मतलब वर्क डन जो है वो हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें स्टोर हो गई सिर्फ एट दैट पॉइंट. अब ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टिकल इधर ही रहेगा, ये पार्टिकल बैक भी आएगा. इट मीन्स कि पार्टिकल वापस मूव भी करेगा. सो क्या होगा जब इस पार्टिकल ने इधर मूव किया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे ज़ीरो हो गई. अब जब ये दोबारा रिटर्न, मतलब अब इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, एक चीज़ यहाँ, ठीक, इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे आ गया कोई ना कोई एज. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है. ठीक, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या डायरेक्शन है? ये. हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देते हैं. ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये. लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट वापस बैक करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो हाइट कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में. सो जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में. मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती जाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ख़त्म होती जाएगी. इसी तरह यहाँ पर देखा जाए, जब हमने इसको थ्रो किया था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज़ हो रही थी.
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में उसको कन्वर्ट हो रही थी। इसी तरह जब ये वापस आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो इट्स, अगर देखा जाए, इट्स अ क्लोज पाथ। तो ये दोबारा फेंकेंगे, दोबारा ऐसे, मतलब इट्स एक क्लोज पाथ है। सो और ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड इन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इधर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो क्लोज पाथ होती हैं। सो और उसका जो टोटल वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट चैप्टर, जब चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम इजीली समझेंगे कि क्या होता है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये था डायग्राम का ओवरव्यू। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेटिव। हमें पता है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और हम उनके लिए जो है वो जो इक्वेशन हमने वर्क डन की फाइंड की थी, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। हमने क्या कहा था कि वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब वर्क डन एफ डी कोस है, जब हमारी या तो फोर्स कांस्टेंट होगी एंड देन सेकंड वन इज़ जो हमारा बॉडी है वो रिजिड होगी। तो इस टाइप, तो हम यहाँ पर वर्क डन की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जो हमने इक्वेशन थी, वो इक्वेशन क्या थी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, या आप इधर कॉस फाइव भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो फोर्स मैग्नीट्यूड ये एफ है, ठीक, और ये एफ एक्स। अब एफ एक्स जो है, अगर जब ऊपर गई, इसने कोई ना कोई, इसका मास था, इस बॉडी का मास, इस पे कोई ना कोई ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट करी थी विच इज़ जी, एंड जिसने कोई ना कोई हाइट कवर की। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी डी के, ठीक है, एम जी के, सॉरी, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी डी। अब देखें कि इनके बीच एंगल क्या बन रही है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो हाइट जो है वो अपर डायरेक्शन में कवर कर रहा है, बट जो फोर्स है ग्रेविटेशन वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इट मीन बोथ आर एंटी पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल है। सो एंटी पैरेलल जब होते हैं तो मतलब cos 180 एंड देन वो cos 180 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फाई इज इक्वल्स टू 180। सो जो हमारा वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव वर्क डन हुआ है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसने डाउनवर्ड एक्ट किया है। सो हियर जो वर्क डन है वो क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क डन, मतलब माइनस एम जी डी। जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या शो करा रही है, नेगेटिव साइन शो कर रही है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो, हमने जब राइज किया ऑब्जेक्ट को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, ग्रेविटेशनल, जब ऑब्जेक्ट राइज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है ग्रेविटेशनल में, ठीक। सो इस हिसाब से मतलब एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बेसिकली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ग्रेविटेशनल फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब इट्स अ क्लोज सिस्टम। सो दैट, तो यहाँ पे माइनस एम जी। अगर सेकंड केस देखा जाए कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो वापस भी तो यहाँ पर आ रहा है। सो अगर हम इसको लिखें कि डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर एक्स शो कर सकते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, इट मीन हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसकी। सो हम यूज़ कर सकते हैं। सो एफ टी कॉस फाइव। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारी फोर्स किसकी इक्वल है, एम जी के, और ये डी वैसे। अब कोस फाइव, अब देखिए यहाँ पर एंगल जो है ये दोनों पैरेलल है। सो दैट एम वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। सो अब इसको हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में। इसको हम ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं वन। सो पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। वन में पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क नेट विच इज़ इक्वल टू एक्स एफ एक्स आई एम वी डी वी ओवर डी एक्स एंड अदर वन इज डी एक्स। अब आप देखें डी एक्स कैंसिल हो गए। सो वर्क नेट इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। एम को हम बाहर निकालेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आया। सो एम आया बाहर। अब हम अकॉर्डिंग टू डी वी इस पर लिमिट्स देंगे। वो कौन से देंगे, वी एफ ओवर वी आई। सो वी डी वी, ओके। यहाँ पर देखिए वर्क नेट इज इक्वल्स टू एम, इसका अगर हम डेरिवेशन निकालें तो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन में आर, सॉरी डेरिवेशन नहीं इंटीग्रेशन, बाय मिस्टेक निकल गया मुझसे। सो वी एफ ओवर वी आई,
हम इधर ही साइड पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सो वर्क नेट इज इक्वल्स टू 1/2 एम। ठीक, 1/2 बाहर आ गया, एम। अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा VF² माइनस VI स्क्वायर। सो वर्क नेट हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एम VF² माइनस 1/2 एम VI स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल्स टू वर्क नेट इज इक्वल्स टू, ये किसके हो जाएगा, KF के, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, KI के। सो वर्क नेट किसकी इक्वल हो जाएगा इस तरीके से अगर देखा जाए, सो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के। अगर देखा जाए तो जो 4 कांस्टेंट फोर्सेस था उनके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसी के इक्वल था, एंड वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम इसी के इक्वल था। सो जो नेटवर्क है, भले वो कांस्टेंट फोर्सेस के लिए हो, भले वेरिएबल फोर्सेस के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम सेम ही रहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली आपको पता है क्या कहता है कि जब वर्क डन अप्लाई करते हैं तो उसकी एनर्जीज में चेंज आता है। इट मीन्स उसकी फाइनल इनिशियल एनर्जीज चेंज होती हैं। एंड वी कैन राइट हियर दिस theorem hold for both constant forces and variable forces.